जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज दिवाली का पर्व है, तो सभी साथियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी साथी खूब मिठाई खाइए और खूब पटाखे छोड़िए। तो दोस्तों उससे पहले हम लोग छोटा सा एक स्टेट का क्लास कर लेते हैं ताकि सभी साथियों का तैयारी नियमित चलता रहे। तो दोस्तों सभी साथी पेन और पेपर लेकर के बैठे और सभी साथी अंतिम में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उनका एग्जैक्ट नंबर कितना आ रहा है, करेक्ट नंबर कितना आ रहा है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले सभी साथियों से आग्रह है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों आज का क्लास में जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन PYQ है और ये क्वेश्चन बार बार मेरे साथ इस स्टेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और इसको ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण का शैक्षिक उद्देश्य क्या है। मेरे साथी शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण का शैक्षिक उद्देश्य हमसे पूछा जा रहा है। तो सभी साथी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्रिया और प्रतिक्रिया, बी में है पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि, सी में है मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त तकनीकों का चयन, डी में है शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए मेरे साथी, कोई भी साथी को जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी कोई दिक्कत, कोई डाउट तो आप लोग बेहतर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए मेरे साथी। शिक्षकों के लिए पढ़ाना सर्वोत्तम है। क्या है? शिक्षकों के लिए पढ़ाना सर्वोत्तम है। क्या सर्वोत्तम है इसमें? हम लोग कमेंट में देखना होगा। हम लोग को क्या में देखना होगा, कमेंट में नहीं मेरे साथी, हम लोग को ऑप्शन में देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है वयस्कों के दृष्टिकोण से, बी में जटिल कार्य पहले, सी में पहले सरल विषय, फिर डी में है विशेषज्ञों की दृष्टि से। बताइए मेरे साथी तो हम लोग को इसमें क्या एग्जैक्ट लग रहा है। मेरे साथी एग्जैक्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पहले सरल विषय। शिक्षकों के लिए पढ़ाना सर्वोत्तम है, सबसे पहले सरल विषय। पहले सरल विषय पढ़ाइएगा मेरे साथी, तब में बच्चा को जाइएगा जटिल की ओर। हम लोग पढ़ते हैं ना कि सरल से जटिल की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे साथी क्या बोला है, आप निम्न में से आदतों को आकार देने के लिए किसका उपयोग करेंगे। बताइए, जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आदतों को आकार देने के लिए किसका उपयोग करेंगे। बताइए तो मेरे साथी, एक में है भावना, बी में है शिक्षण, सी में है प्रशिक्षण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही जवाब होगा? मेरे साथ इसका सही जवाब होगा प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए तो क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है ज्ञान के स्तर पर छात्र करेंगे। बताइए ज्ञान के स्तर पर मेरे साथी छात्र क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है मुद्दों पर बहस करेंगे, बी में है जानकारी याद रखेंगे, सी में है विषयों को वर्गीकृत करे और डी में है दूरियों की गणना करे। मेरे साथी इसका जवाब सभी साथी गलत दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे बोलेंगे सर मुद्दों पर बहस करेंगे या विषयों को वर्गीकृत करेंगे। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा ना सभी साथियों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बताइए क्या होगा इसका जवाब, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जानकारी याद रखेंगे। अब बहुत साथी बोलेंगे कि सर याद रखना तो सर नेगेटिव टर्म है। तो मेरे साथी जो ये याद करने का जो टर्म आया है ये ज्ञान के पहले स्टेज का है। तो ज्ञान के पहले स्टेज में हमसे क्या पूछा है, ज्ञान के स्तर पर छात्र करेंगे। तो मतलब ये फर्स्ट स्तर से पूछ रहा है, तो जानकारी वहां पे क्या करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद फिर वो मुद्दों पर बहस करते हैं या विषयों को वर्गीकृत करते हैं या जो भी उनको करना होता है उसके बाद की चीजें होती है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, जानकारी याद रखेंगे। तो ज्ञान का पहला स्तर होता है मेरे साथी, वहां पे पहले आप जानकारी कहीं से लेंगे तो उसको पहले आप दिमाग में क्या करेंगे, बिठाएंगे कि आखिर है क्या चीज, फिर जाकर उसको वर्गीकृत करेंगे, फिर उस पर वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरे साथी, प्रत्येक सीखने का परिणाम इससे शुरू होना चाहिए। बताइए प्रत्येक सीखने का परिणाम इससे शुरू होना चाहिए, मतलब किससे शुरू होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक सीखने वाली क्रिया, बी में है एक गतिविधि सूचक क्रिया, सी में है एक परिणाम क्रिया और डी में है मेरे साथी कोई क्रिया। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा एक गतिविधि सूचक क्रिया। ठीक है, सीखने से पहले है ना कि प्रत्येक सीखने का परिणाम इसे शुरू होता है, तो एक गतिविधि सूचक क्रिया से शुरू होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है मेरे साथी, समस्या समाधान का वह चरण जिसमें जांच पड़ताल के लिए
परिकल्पना तैयार करना शामिल है। बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है सर्वेक्षण, बी में है कार्य करने के लिए योजना बनाना, सी में है समस्या का विवरण देना और डी में है मेरे साथी चर्चा। क्या होगा इसका सही जवाब। तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा कार्य करने के लिए योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहला कथन में क्या बोला है, यह विधि कटौती की प्रक्रिया की तरह है। क्या बोला है, यह विधि कटौती की प्रक्रिया की तरह है, इसमें आप एक बड़ी अवधारणा को छोटी अवधारणाओं में काटते हैं। आप एक बड़ी अवधारणाओं को छोटी अवधारणाओं में काटते हैं। फिर सेकंड कथन क्या बोला है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इस विधि से जो मेरे साथी ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है, वो स्टेबल होता है। तो ऊपर दिए गए कथन किस शिक्षण पद्धति को संदर्भित करते हैं, उसका जवाब हमको बताना है। तो बताइए मेरे साथी किस शिक्षण विधि को संदर्भित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है संश्लेषण, बी में है विश्लेषण, सी में है निगमन और डी में है मेरे साथी आगमन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विश्लेषण। क्या हो जाएगा, विश्लेषण। निगमन और आगमन विधि में क्या होता है, सभी साथी इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे और बताएंगे कि निगमन विधि और आगमन विधि में हम लोग किस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है मेरे साथी, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया। तो बताइए उन्होंने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया है, तो उस पद्धति क्या क्या पालन किया थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो कथन एक में है पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। बच्चों को क्या की, एक पक्षी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना हुआ था उसको दिखाई। फिर कथन 2 में है विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में समझाना। विभिन्न पक्षियों वाला जो पिक्चर वाला जो चार्ट बना हुआ है वो बच्चों को दिखाना और फिर उसको क्या करना, संक्षेप में उसको समझाना, उस पर चर्चा करना। 3 में है विद्यार्थियों को पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कहना। अब क्या की कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या की, मतलब अब वहां पे ले गई ताकि बच्चा पक्षी को पास से देखे और उसको समझ सके, उसमें वो अंतर स्पष्ट कर सके। तो पक्षियों को पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कह रही है। तो मतलब क्या हो रहा है कि बच्चा वहां पे खुद से सीखेगा, क्योंकि वहां पे तरह तरह के पक्षी देखेगा। वो क्या करेगा, मैम से सवाल पूछेगा कि मैम वो पक्षी क्या है, ये पक्षी कौन है, ये पक्षी का नाम क्या है। तो वहां पे उसको क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, वहां पे वो खुल के चीजों को सीख पाएगा। तो यहाँ क्या बोली है, क्या बोला जा रहा है, नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। बताइए वो विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है, क्या उपयोग कर रही है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है उसकी पाठ्य योजना का पालन करना, बी में बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, सी में अन्य शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, डी में छात्रों में तर्क कौशल को बढ़ावा देना। तो मेरे साथी ये सबसे अच्छा क्या बैठ रहा है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। बहुबुद्धि कहने का मतलब होता है मेरे साथी विभिन्न बुद्धि वाले बच्चे हैं, वहाँ पे कोई मंद बुद्धि भी होंगे, कोई एवरेज मतलब कुछ औसत बुद्धि के बच्चे होंगे, कुछ बहुत प्रतिभाशाली होंगे। तो वहाँ पे सभी बुद्धि वाले शिक्षार्थियों को क्या कर रहा है, विभिन्न आवश्यकता, जो उनका विभिन्न आवश्यकता है उसके अनुसार वहाँ पे वो कार्य को कर रहा है। कोई है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखकर भी समझ जा रहा है, और कोई है कि चार्ट को देखकर भी समझ जा रहा है, और कोई है कि वहाँ पे पिक्चर को वहाँ पे जब जाएगा तो सामने देख के समझेगा। तो विभिन्न तरह के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार वो क्लास को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए मेरे साथी, पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाना लाभदायक है क्योंकि। बताइए पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाना लाभदायक क्यों है, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के बाद अपने व्यवहार में संशोधन कर सकता है, बात सही है। फिर बी में एक शिक्षक उपयुक्त रणनीतियों को अपनाकर सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, मेरे साथ ये भी बात सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी में शिक्षक अपना पाठ्यक्रम समय पर पूरा कर सकता है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अब मेरे साथ इसका ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऊपर नीचे में क्या दिया है, उपरोक्त सभी। तो मेरे साथ ही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किस प्रकार की पाठ्य योजना व्यापक और जटिल है। बताइए किस प्रकार की पाठ्य योजना व्यापक और जटिल है जिसके लिए विस्तृत योजना की आवश्यकता होती है। बताइए मेरे साथी, ए में है दैनिक पाठ्य योजना, बी में है साप्ताहिक पाठ्य योजना, सी में है मासिक पाठ्य योजना और डी में है मेरे साथी अनुक्रमिक पाठ्य योजना। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, इसका सही जवाब हो जाएगा मासिक पाठ्य योजना। आप
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मासिक पाठ्य योजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए मेरे साथी। डंडे को छोड़ दो और बच्चे को बिगाड़ दो। क्या बोला? डंडे को छोड़ दो और बच्चे को बिगाड़ दो, यह संदेश देता है। यह संदेश क्या दे रहा है मेरे साथी? ऑप्शन में देखेंगे क्या दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए में बोला है मेरे साथी, बच्चों को डंडों से पीटा जाना चाहिए। क्या है? बच्चों को डंडों से पीटा जाना चाहिए। बी में है शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है। बी में क्या है? शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है। सी में है अवांछनीय व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। फिर डी में क्या है? क्लास में सजा पर रोक लगाई जाए। तो मेरे साथी इसके अनुसार क्या हो जाएगा? डंडे को छोड़ दो और बच्चों को बिगाड़ दो, यह संदेश देता है। अब तो इसके अनुसार मेरे साथी बैठेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अवांछनीय व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। मतलब जो व्यवहार जो बच्चा कर रहा है उसमें अवांछनीय व्यवहार जो है उसको देख करके आप दंडित करिए। मतलब हर चीज में दंडित करेंगे तो फिर क्या होगा? वहां पे आप एक प्रजातांत्रिक क्लासरूम का आयोजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बच्चा फिर डरने लगेगा, आपसे खुल के बात नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि आप कोई उसको होमवर्क दिए, गलत बना दिया, उसमें भी आप उसको पीट देंगे तो फिर डरने लगेगा कि हम बनाते हैं तो मार खा जाते हैं। तो क्या होगा? वहां पे बच्चा को आपको प्रेम से समझाना होगा, उसकी गलती को समझना होगा। उसके लिए क्या है? अवांछनीय व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। जो उसका अवांछनीय व्यवहार है उसके लिए बच्चा को आप दंडित करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। उपकरण एक व्याख्यान को अधिक समझने योग्य और सार्थक बना सकते हैं। उपकरण एक व्याख्यान को अधिक समझने योग्य और सार्थक बना सकते हैं। एक शिक्षक को शिक्षण सामग्री के चयन और उपयोग में सबसे महत्वपूर्ण किस बात पर विचार करना चाहिए? बताइए मेरे साथी, किस पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है पाठ के उद्देश्य, बी में है शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, सी में है अनुदेशात्मक सामग्री का आकर्षण, डी में छात्रों की ओर से रुचि के स्तर। तो बताइए मेरे साथी इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो हमको इसका जवाब क्या लग रहा है? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाठ के उद्देश्य। क्या हो जाएगा? पाठ के उद्देश्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथियों? SIOP मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? तो मेरे साथी SIOP मॉडल का पूर्ण रूप बताना है। तो ए में क्या दिया है? ए में दिया है आश्रित हस्तक्षेप अवलोकन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आश्रित निर्देश अवलोकन प्रोटोकॉल। सी में दिया है आश्रित निर्देश आपत्ति और प्रोटोकॉल। डी में मेरे साथी आश्रित हस्तक्षेप आपत्ति और प्रोटोकॉल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आश्रित निर्देश अवलोकन और प्रोटोकॉल। दोस्तों हम लोग थोड़ा जरा सा हम लोग इसका इंग्लिश वाला भी नाम जान लेंगे। क्या है? SIOP। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे साथी? तो इसका मतलब होता है शेल्टर्ड। क्या होगा? शेल्टर्ड। आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। आई का क्या मतलब होगा मेरे साथी? इंस्ट्रक्शन। ओ का होता है ऑब्जर्वेशन और पी का होता है मेरे साथी प्रोटोकॉल। क्या होगा? प्रोटोकॉल। तो सभी साथी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि सभी साथी को ध्यान रहे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद बताइए क्या करना चाहिए शिक्षक को? ऑप्शन नंबर में है ब्लैक बोर्ड को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवाया जाना चाहिए। एकदम गलत बात, विद्यार्थी से साफ नहीं करवाना है। बी में क्या है? ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। ये भी गलत बात है भाई, आपको ऐसे भी नहीं छोड़ना है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। सही बात है, शिक्षक को ही ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमको तो साथी जवाब मिल गया। जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? किस प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती? बताइए, हमको वैसे प्रशासन के बारे में बताना है जिसमें जिम्मेदारी की भावना नहीं की जाती है ना? जिम्मेदारी की भावना की परवाह मेरे साथी नहीं की जाती है। वैसा प्रशासन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुदेशात्मक प्रशासन, बी में है अधिनायकवादी प्रशासन, सी में है लोकतांत्रिक प्रशासन और डी में है अहस्तक्षेप प्रशासन। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अहस्तक्षेप प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई डाउट, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? तो मेरे साथी आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, बी में है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, सी में है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, डी में है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। सही जवाब क्या होगा?
मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्या बच्चा को केंद्र में रखना है, बच्चा को सेंटर में रखना है, क्योंकि अब बच्चा ही भगवान है स्कूल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का तृतीयक स्रोत है, बताइए। मेरे साथ ही सूचना का तृतीयक स्रोत बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है पत्रिका, बी में है आत्मकथा, सी में है इंसाइक्लोपीडिया और डी में है ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची। तो मेरे साथ ही सूचना का तृतीयक स्रोत है ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। सीखने के सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, बताइए। सीखने के सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ए में 2 महीने की छुट्टी, बी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण, सी में पेशेवर और शैक्षणिक उन्नति के अवसर और डी में दुनिया भर में यात्रा करने के अवसर। तो बताइए इसमें इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पेशेवर और शैक्षिक उन्नति के अवसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, बताइए मेरे साथी बुनियादी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है छात्र उन्मुख, बी में है गतिविधि उन्मुख, सी में है परियोजना उन्मुखी है और डी में है ये सभी। बताइए क्या होगा मेरे साथी। तो बुनियादी शिक्षा ये सभी है, बताइए है कि नहीं। छात्र उन्मुख भी होना चाहिए, गतिविधि उन्मुख भी होना चाहिए और परियोजना उन्मुखी भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा, बताइए मेरे साथी। मान लीजिए कोई बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं और जब उसका मूल्यांकन करना है तो उससे जो आप परीक्षा ले रहे हैं, जो जांच परीक्षा ले रहे हैं, उसकी कॉपी को आप चेक न करके कोई और शिक्षक से चेक करवा रहे हैं, तो वो कैसा होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा, क्या असर पड़ेगा मेरे साथी, उसी का जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में छात्रों को कम अंक मिलेंगे, बी में छात्रों के वास्तविक ज्ञान स्तर का पता चलेगा, सी में छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और डी में छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपात व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप तो कुछ जांचेंगे ही नहीं। आप मान लीजिए कि क्लासरूम में बच्चा को पढ़ा रहे हैं, 100 बच्चा है, 100 बच्चा में से आप पढ़ाए तो कोई आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट भी होगा। अरे ठीक है आप पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 नंबर तो आप उसको बढ़ा कर दे ही देंगे ना। लेकिन कोई और टीचर जब उसका कॉपी चेक करेगा तो क्या करेगा, उस सबको एक समान नंबर देगा, जैसा वो लिखेगा उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। सापेक्ष ग्रेडिंग को अन्य किस रूप में जाना जाता है, बताइए मेरे साथी। सापेक्ष ग्रेडिंग को अन्य किस रूप में जाना जाता है, तो मेरे साथी सापेक्ष ग्रेडिंग को एक मानक संदर्भित मानदंड के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें क्या बोला है, निरपेक्ष ग्रेडिंग को अन्य किस रूप में जाना जाता है, बताइए। अन्य किस रूप में और जाना जाता है निरपेक्ष ग्रेडिंग को, तो इसका एक और नाम हमको बताना है। मोटे तौर पर कहा जाए तो इसका एक और नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मानक संदर्भित ग्रेडिंग, बी में है निष्कर्ष संदर्भित ग्रेडिंग, सी में है मानकीकृत ग्रेडिंग और डी में मेरे साथ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निष्कर्ष संदर्भित ग्रेडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। इसमें बोला है इनमें से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है, हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रेक्षण, बी में है परियोजना, सी में है रूब्रिक्स और डी में है मेरे साथी भागीदारी। तो बताइए परियोजना कोई मूल्यांकन है क्या, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है, तो परियोजना जो है वे अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। पाठ्यचर्या की योजना बनाने और उसे लागू करने में स्कूल से इसका चयन होता है, बताइए। पाठ्यचर्या की योजना बनाने और उसे लागू करने में स्कूल से इसका चयन होता है, बताइए किसका चयन होता है। तो ऑप्शन नंबर है ए में राष्ट्र, बी में है क्षेत्र, सी में है संस्कृति और डी में है जनसंचार। तो मेरे साथ ही पाठ्यचर्या की योजना बनाते समय और उसको लागू करते समय उसमें इसका चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें चयन करना चाहिए संस्कृति का। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला जा रहा है, जनगणना क्या है, सेंसस। जनगणना रुचि मूल्यांकन परीक्षण और अंगीकरण ये 5 चरण डैश के लिए, बताइए किसके लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पाठ्यचर्या परिवर्तन,
बी में है पाठ्यचर्या का गठन, सी में है पाठ्यचर्या विकास और डी में है मेरे साथी पाठ्यचर्या कार्यान्वयन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या परिवर्तन के लिए ये 5 चरण है। ठीक है, मजा आ रहा है सभी साथी को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। तो मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 26 में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। क्या है? तो मेरे साथी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। कैसी यात्रा है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में है मूर्त से अमूर्त, बी में है ज्ञात से अज्ञात, सी में है सरल से जटिल और डी में है मेरे साथी सभी। डी में क्या है? सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, वो क्या है? वो सभी है, मूर्त से अमूर्त भी है, ज्ञात से अज्ञात भी है और सरल से जटिल भी है। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए मेरे साथी। बड़ी क्षमता वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? बताइए। बड़ी क्षमता वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वाद विवाद, विचार विमर्श, प्रयोग, बी में है व्याख्यान के साथ समूह कार्य, सी में है व्याख्यान और कक्षा नोट्स, डी में है स्व अध्ययन और प्रश्न पूछना। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाद विवाद, विचार विमर्श और प्रयोग सबसे अच्छा तकनीक माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आइए मेरे साथी। लड़कों और लड़कियों के कक्षा व्यवहार में अंतर का प्रमुख कारण डैश है। बताइए, लड़कों और लड़कियों के कक्षा व्यवहार में अंतर का प्रमुख कारण डैश है। क्या है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है विकासात्मक मतभेद, डी में शैक्षणिक स्तर, सी में नौकरी की आकांक्षाएं और डी में सामाजिक अपेक्षाएं। बताइए क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक अपेक्षाएं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही दोनों में आपको अंतर का प्रमुख कारण मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए और आज के क्लास का मेरे साथी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कक्षा निर्देश को बढ़ाने या जीवंत करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु या उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? बताइए किस रूप में जाना जाता है? तो ए में हो गया ऑडियो सामग्री, बी में हो गया दृश्य सामग्री, सी में हो गया शिक्षण सामग्री उपकरण और डी में हो गया मेरे साथी गतिविधि सामग्री। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारे साथ शिक्षण सामग्री उपकरण। क्या हो जाएगा? शिक्षण सामग्री उपकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? दृश्य तरफ सामग्री क्या है? बताइए दृश्य तरफ सामग्री क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में छोटा होना चाहिए। क्या है मेरे साथी? छोटा होना चाहिए, बी में है बड़ा होना चाहिए, सी में है भारी होना चाहिए और डी में न तो बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी दृश्य सब सामग्री न तो बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बताइए मेरे साथी सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? तो मजा आया ना? तो दोस्तों आशा करते हैं कि सभी साथियों को आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और सभी साथी कमेंट में बताइए कि उनका 30 में कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, सभी साथी कमेंट में लिखिए कि उनका कितना करेक्ट नंबर आ रहा है। दोस्तों आज दीपावली है तो सभी साथी को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी साथी खूब मिठाई खाइए, खूब पटाखे छोड़िए और ध्यान रखिए हाथ किसी भी साथी का जले नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर नए नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।